बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 190 MCQ में दिया हुआ है कि एक पेशेंट है, उसकी 2 पी वेव्स आ रही हैं और 2 पी वेव्स के बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मतलब 2:1 हो गया है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है ना, आपके वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन को शो करता है, और जो पी वेव होती है वो एट्रिया की डीपोलराइजेशन को शो करती है। तो जब आपकी पी वेव्स हो रही होंगी लेकिन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहे हैं उसके साथ, तो इसका मतलब है कि आपके एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर कंडक्शन नहीं हो रही है। तो डिक्रीज एविनोडल कंडक्शन की वजह से 2 पी वेव्स हमें मिलती हैं और एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलता है, और ये सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 2 के अंदर, ये मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक के अंदर हमें ऐसे मिलता है। उसके बाद यह 191 के ऊपर कार्डिक साइकिल के अंदर जो वी वेव होती है वो क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व को शो करती है, और साथ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज के अंदर होती है। जो सी वेव थी ना वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर थी, और वो एस फर्स्ट हार्ट साउंड को शो कर रही थी। अब जो वी वेव है ना वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, जिसमें सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, उसमें वी वेव आती है, और जब ट्राइकस्पिड वाल्व का क्लोजर होता है तो भी वी वेव हमें मिलती है। 192 में दिया हुआ है कि एथलीट्स का जो हार्ट इनलार्ज हुआ हुआ है कंपैरेटिवली, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हुआ हुआ है, हालांकि उसके मसल्स को भी सेम अमाउंट में एनर्जी चाहिए जितने एक नॉर्मल बंदे को चाहिए होती है, और उसका कार्डिक आउटपुट जो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम उसका ज़्यादा हुआ हुआ है, हार्ट इनलार्ज हुआ हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन कार्डिक आउटपुट उसका नॉर्मल है क्योंकि हार्ट रेट इनका कम हो जाता है। तो डिक्रीज हार्ट रेट की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट नॉर्मल हो जाएगा। अब जो कार्डिक आउटपुट होता है ना वो हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। अब एक पेशेंट का, एथलीट्स का स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है लेकिन हार्ट रेट ज़्यादा नहीं होता है, हार्ट रेट इनका स्लो होता है ताकि कार्डिक आउटपुट जो है उनका वो नॉर्मल रहे। तो हार्ट रेट कम होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उनका जो कार्डिक आउटपुट है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है। ईसीजी के ऊपर जो यू वेव आती है और जो इन्वर्टेड टी वेव्स आती हैं, और साथ अगर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग कर रहा है तो ईसीजी के ऊपर ये हाइपोकैलीमिया की स्टेट होती है। हाइपोकैलीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर जब पोटाशियम के लेवल्स कम हो जाते हैं तो यू वेव हमें मिलती है और इन्वर्टेड टी वेव मिलती है, और पीआर इंटरवल भी प्रोलॉन्ग कर सकता है। यू वेव जो होती है ना वो हमें पैपिलरी मसल्स या फिर हमारे पास जो पकिंजे फाइबर्स की जो रीपोलराइजेशन होती है, डिलेड रीपोलराइजेशन को भी शो करती है। जो डाई हम कार्डिक आउटपुट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं इसे कार्डियो ग्रीन डाई कहते हैं। अब एक 25 ईयर ओल्ड फीमेल थी, उसको एटिपिकल चेस्ट पेन हो रहा है, और जब वो एक्सरसाइज करती है तो उसको डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना स्टार्ट हो जाती है, साथ उसको पैल्पिटेशंस भी होती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे उसकी जो हार्ट रेट है वो 80 है, ब्लड प्रेशर भी उसका 130/80 है, उसको ग्रेड 2 सिस्टोलिक मरमर आ रहा है 4th स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर। तो ईसीजी के ऊपर नॉर्मल एक्सरे है, और एक्सरे भी नॉर्मल है, और जो है वो ईसीजी भी उसकी नॉर्मल है। तो क्या होगा, लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी कि नॉर्मल है। जब ईसीजी नॉर्मल होती है ना तो इसका मतलब है कि पेशेंट को जो है ना वो, हमें ऑस्कल्टेशन के ऊपर तो ग्रेड 2 मरमर मिल रहा है, सिस्टोलिक मरमर मिल रहा है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक था, उसकी पल्स भी ठीक थी, उसको अगर उसकी ईसीजी नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल हार्ट होगा। 196 में दिया हुआ है एक एक्यूट डिक्रीज जब होता है ना आपके आर्टीरियल प्रेशर के अंदर, कि अगर आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे अचानक से चला जाए तो उसकी वजह से जो कैरोटिड साइनस की जो बैरो रिसेप्टर्स होती हैं उनकी फायरिंग जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा स्लो होता है या फिर, तो जब ब्लड प्रेशर एकदम से लो करता है तो जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है ना वो बैरो रिसेप्टर्स का आता है, और उसमें आपका जो कैरोटिड साइनस होगा उससे फायरिंग उसकी डिक्रीज़ कर जाएगी। वेलोसिटी जो होती है वेसल्स की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी के, जितना ज़्यादा आपका ब्लड थिक होगा उतनी ज़्यादा उसकी जो स्पीड होगी ना वो कम होगी। तो जो वेलोसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी के। कॉमन मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन्स जो कि हमें स्मूथ मसल्स के लिए भी चाहिए होती है और स्केलेटन मसल के लिए भी चाहिए होती है, दैट इज एक्टिन। एक्टिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि स्मूथ मसल्स की भी कॉन्ट्रैक्शन कराती है और स्केलेटन मसल्स की भी कॉन्ट्रैक्शन कराती है। पेशेंट जो है ना वो लेटा हुआ था एंड देन वो खड़ा हुआ है, तो कंपनसेटरी क्या होगा, एक तो वीनस रिटर्न उसका डिक्रीज़ कर जाएगा, साथ उसका जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ कर जाता है। कैनन ए वेव हमें मिलती हैं 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर या फिर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के अंदर। कैनन ए वेव्स और जो लार्ज वॉल्यूम पल्स होती है वो 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में मिलती है। सबसे पहले आ जाएगा कि 2 पी वेव्स थी और क्यूआरएस को अब हम रिवाइज कर रहे हैं कि 2 पी वेव्स थी और एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा था, तो इसका मतलब है कि डिलेड एवी नोड की कंडक्शन हो रही है। वी वेव जो होती है वो क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व को शो करती है, या आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज के अंदर या सेकंड हार्ट साउंड के अंदर वी वेव आती है, फर्स्ट हार्ट साउंड के अंदर सी वेव आ रही थी, और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज के अंदर सी वेव आती है, जेवीपी वेव। एथलीट्स का जो है वो हार्ट रेट कम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहता है। ईसीजी के ऊपर अगर यू वेव आएगी या इन्वर्टेड टी वेव आएगी तो हाइपोकैलीमिया को शो करती है। कार्डियक आउटपुट को मेजर करने के लिए डाई यूज़ करते हैं, दैट इज़ कार्डियो ग्रीन डाई। अगर एक पेशेंट को सिम्टम्स भी आ रहे हो चेस्ट पेन के, एटिपिकल चेस्ट पेन हो रहा हो, एक्सर्शन के ऊपर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, साथ पैल्पिटेशंस हो रही है, साथ मरमर में मिल रहा है, लेकिन ईसीजी अगर उसको नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल होने का मतलब है कि नॉर्मल हार्ट है। जब एक्यूट डिक्रीज होता है आर्टीरियल प्रेशर के अंदर, मीन आर्टीरियल प्रेशर जब आपका एक्यूटली डिक्रीज करता है 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के ऊपर, तो जो कंपनसेटरी चेंजेस आती हैं उसके अंदर आपका कैरोटिड साइनस से
फायरिंग जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, ताकि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा हो और पेशेंट का जो हार्ट रेट है या जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाए। वेलोसिटी विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जो प्रोटीन स्मूथ मसल्स में भी होती है और स्केलेटल मसल्स के अंदर भी होती है, दैट इज़ एक्टिन। और जब आप सुपाइन पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जाते हो तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है, वीनस रिटर्न डिक्रीज़ कर जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। कैनन ए वेव्स हमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के अंदर या 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर हमें कैनन ए वेव्स मिलती हैं। ऐसे नोड को राइट कॉरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है 60% पीपल के अंदर। ऐसे नोड को 60% पेशेंट्स के अंदर राइट कॉरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। राइट कॉरोनरी आर्टरी 90% लोगों के अंदर एवी नोड को भी सप्लाई करती है नियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव की जगह पर। एवी नोड को सप्लाई करती है 90% पेशेंट्स के अंदर। बंडल ऑफ हिस की मेन सप्लाई भी राइट कॉरोनरी आर्टरी होती है। और जब राइट कॉरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज होता है ना, तो उसकी वजह से इंफीरियर वॉल एमआई या फिर पोस्टीरियर वॉल एमआई होता है। और अगर राइट कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है राइट मार्जिनल आर्टरी देने के बाद, या डिस्टल टू राइट मार्जिनल आर्टरी जब राइट कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है तो एवी नोड अफेक्ट हो जाता है। इसकी जो मार्जिनल ब्रांच होती है राइट कॉरोनरी आर्टरी की, वो एपिक्स ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है। अब जो राइट कॉरोनरी आर्टरी होती है ना, वो आपकी जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है ना, वो राइट कॉरोनरी आर्टरी की ही ब्रांच होती है, जो कि आपके पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करी होती है या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को सप्लाई करी होती है। इसलिए जब भी पोस्टीरियर वॉल एमआई होगा या इंफीरियर वॉल एमआई होगा तो राइट कॉरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। और जब इंफीरियर वॉल एमआई होता है ना, तो उसके अंदर एक तो राइट कॉरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, और राइट कॉरोनरी आर्टरी जब इन्वॉल्व होगी तो जो लीड्स में चेंजेस हमें मिलेंगे वो लीड 2, 3 और एवीएफ के अंदर हमें चेंजेस नजर आती हैं। ईसीजी के ऊपर लीड 2, 3 और एवीएफ के अंदर अगर आपको चेंजेस नजर आ रही हैं तो राइट कॉरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। राइट कॉरोनरी आर्टरी जो होती है ना, वो इंफीरियर लीड्स को शो करती है, इंफीरियर वॉल एमआई कराती है। राइट कॉरोनरी आर्टरी पोस्टीरियर वॉल एमआई कराती है, क्योंकि जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है, जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है, वो राइट कॉरोनरी आर्टरी की ही ब्रांच होती है। इसलिए जब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को जो सप्लाई करेगी वो राइट कॉरोनरी आर्टरी होगी। और जब पोस्टीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है या इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है तो उसमें राइट कॉरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। ईसीजी के अंदर हम लीड 2, 3 और एवीएफ को देखते हैं राइट कॉरोनरी आर्टरी के लिए। 60% पेशेंट्स के अंदर ये एसए नोड को सप्लाई करती है, 90% पेशेंट्स के अंदर ये एवी नोड को सप्लाई करती है नियर द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। और बंडल ऑफ हिस की जो मेन आर्टरी होती है ना, वो भी राइट कॉरोनरी आर्टरी होती है। और अगर राइट कॉरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज राइट जो मार्जिनल आर्टरी होती है वो देने के बाद अगर ब्लॉकेज हो रही है, डिस्टल टू राइट मार्जिनल आर्टरी अगर ब्लॉकेज हो रही है तो एवी नोड अफेक्ट हो जाता है और मार्जिनल ब्रांच होती है वो एपिक्स ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है। उसके बाद यह है कि इंस्पिरेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। जब हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये कि आपकी जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो स्प्लिट कर जाती है, क्योंकि पल्मोनरी वाल्व का डिलेड क्लोजर होता है। सेकंड हार्ट साउंड स्प्लिट कर जाती है डीप इंस्पिरेशन के ऊपर। और वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ कर जाता है इंस्पिरेशन में। वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाता है, जब हम इंस्पायर करते हैं तो वेन्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, और पल्मोनरी आपके जो लंग्स की कंप्लाइंस होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, हम एयर को सांस से अंदर लेके जा रहे हैं, अपने लंग्स के अंदर लेके जा रहे हैं, तो लंग्स की कंप्लाइंस या पल्मोनरी कंप्लाइंस ज़्यादा होगी तभी आप इंस्पायर करोगे। तो लंग्स की कंप्लाइंस ज़्यादा हो जाती है, सेकंड हार्ट साउंड स्प्लिट कर जाती है, और जो वीनस रिटर्न होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है जब हम इंस्पायर करते हैं। पेशेंट अचानक से जो है ना वो सडनली स्टैंड किया है तो उसका पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब सडन स्टैंडिंग होती है ना तो पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो पल्स प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा जब पेशेंट सडनली स्टैंड करता है, और पल्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के। और हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर एक पेशेंट सुपाइन पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर जाता है तो कंपनसेटरी चेंज में क्या होता है कि वीनस रिटर्न जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ करता है। हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ करता है जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन से या सुपाइन पोजीशन से खड़ा होता है, और अचानक से खड़े होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर पल्स प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। ब्लड प्रेशर लो होता है लेकिन पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जिसको हम तब मुहैया करते हैं जब आप हार्ट स्टॉप हो जाए, और जो प्रेशर आपके वीनस और आर्टीरियल साइड के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, ये जिसको हम मुहैया करते हैं वो मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर होता है। मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर को ना आइडियली हम मेजर नहीं कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि इसके लिए आपने जो लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं आपने उनको क्लैम्प कर देना होता है, और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है उसके अंदर हम मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर को मेजर करते हैं जब आपका ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, या जब आपकी लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं आप उनको क्लैम्प कर दोगे।
और जो प्रेशर आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर होगा ना, उसको हम इंडिपेंडेंटली फिर मेजर करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन से, ठीक है, कि हमें इससे पता चल जाता है कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसके अंदर प्रेशर कितना है। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक आप लार्ज ब्लड वेसल्स को क्लैम्प नहीं करोगे तब तक हम मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते हैं। और मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर जो होता है ना, ये हमें वीनस रिटर्न के बारे में बताता है। एक्सरसाइज के दौरान एक पर्सन है, उसको टायर्डनेस फील हो रही है क्योंकि उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो वो टायर्डनेस जो होती है ना, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाने की वजह से होती है। और अगर एक्सरसाइज के बाद किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है तो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। ड्यूरिंग अगर एक्सरसाइज के दौरान पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है क्योंकि उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो गया है, और जब हार्ट रेट ज़्यादा होता है तो आपका जो एंडास्टोलिक वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है और वीनस रिटर्न भी डिक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज के बाद अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है तो इसका मतलब है कि उसका वीनस रिटर्न लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। अब जो साइनस एरिथमियाज होते हैं उसमें हार्ट रेट जो होता है ना, वो इंस्पिरेशन के अंदर इंक्रीज़ कर जाता है और एक्सपिरेशन के ऊपर डिक्रीज़ करता है। जो साइनस एरिथमियाज होते हैं उसमें जब आप इंस्पायर करते हो, सांस इनसाइड लेके जाओगे तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, और जब हम एक्सपायर करते हैं तो हार्ट रेट डिक्रीज़ कर जाता है। एक्सपिरेशन पे हार्ट रेट डिक्रीज़ कर जाता है और इंस्पिरेशन पे हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है साइनस एरिथमियाज में। वेंट्रिकुलर मैक्सिमम वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टली के अंदर। कार्डिक साइकिल का जो पहला थर्ड फेज होता है ना डायस्टली का, उसके अंदर मैक्सिमम वेंट्रिकल्स फिल कर जाते हैं, 2/3 वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो जाती है फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टली के अंदर। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्शन जो हार्ट के अंदर होती है ना, वो सब एंडोकार्डियम के अंदर प्रेजेंट होती है। जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट होता है, ये कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है सब एंडोकार्डियम के अंदर था। जो एसए नोड होता है वो सब एपिकार्डियम के अंदर होता है, और जो एवी नोड होता है वो एंडोकार्डियम के अंदर होता है। एंडोकार्डियम जो सबसे इनर लेयर होती है उसके अंदर एवी नोड होगा, और जो सब एपिकार्डियम मतलब एपिकार्डियम से नीचे जो होता है ना वो एसए नोड होता है, और जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट होता है वो सब एंडोकार्डियम के अंदर होता है, मतलब एंडोकार्डियम से भी नीचे होता है। तो सबसे ऊपर होगा एसए नोड, फिर आ जाएगा एवी नोड, और फिर आ जाएगा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। राइट वेंट्रिकल का जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 0 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी राइट वेंट्रिकल का डायस्टोलिक प्रेशर है। और राइट वेंट्रिकल का जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। और पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाता है जब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा होगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर नॉर्मली जो होता है वो 80 से 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, और जब 80 से ज़्यादा हो जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर तो एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है। मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई रेगुलेट होती है लोकल मेटाबोलाइट से। हार्ट की ब्लड सप्लाई या कोरोनरी सर्कुलेशन लोकल मेटाबोलाइट से रेगुलेट होती है, जिसमें ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन डिमांड आती है, हाइपॉक्सी आता है और एडिनोसिन आता है। हार्ट की या कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन या फिर मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई लोकल मेटाबोलाइट से रेगुलेट होती है। अब एक पेशेंट का हार्ट रेट जो है ना वो 200 है और ब्लड प्रेशर उसका 80/50 है, तो इस स्टेट के अंदर क्या होगा, जो हमने पढ़ा था कि जो हार्ट रेट होता है वो डायस्टली को ज़्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू द सिस्टोलिक को। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज करता है जब हार्ट रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो लेंथ होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। आई बैंड भी डिक्रीज़ कर जाता है जब कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, और सार्कोमेयर भी डिक्रीज़ कर जाता है। जो ए बैंड होता है वो अनचेंज रहता है और एच जोन डिसअपेयर हो जाता है। अब सार्कोमेयर की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या चीज़ चेंज नहीं होती है, ए बैंड चेंज नहीं होता है जब सार्कोमेयर की कॉन्ट्रैक्शन होती है। सेकंड हार्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, सेकंड हार्ट साउंड की पिच ज़्यादा होती है, सेकंड हार्ट साउंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर प्रोड्यूस होती है और एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होती है। और सेकंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग हो जाती है जब हम इंस्पायर करते हैं, क्योंकि पल्मोनरी वाल्व का डिलेड क्लोजर होता है या फिर अर्ली क्लोजर हो जाता है एओर्टिक वाल्व का। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है, जेवीपी के ऊपर हमें सी वेव नज़र आती है। और फर्स्ट हार्ट साउंड माइट्रल ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड डल होती है और इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। जो सी वेव होती है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है जेवीपी के अंदर, और जो वी वेव थी वो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन को शो करी थी। सी वेव फर्स्ट हार्ट साउंड के अंदर मिलती है, जेवीपी के ऊपर वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है, और जो वी वेव थी वो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन को शो करती है और सेकंड हार्ट साउंड्स में मिलती है। अगर एक पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 132 है और डायस्टोलिक 66 है तो मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होगा? मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है वो 1/3 पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक इसके अंदर 66 है और जो 1/3 है पल्स प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे 132 में से 66 को माइनस करेंगे तो 66 आ जाएगा। 66 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास 22 आ जाएगा। 22 में जब हम 66 ऐड करेंगे तो 88 हमारे पास जो है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर आ जाएगा। अब एक पेशेंट है उसको आपने रिससिटेट किया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिससिटेशन जो है वो एक्सीलेंट है? क्योंकि अर्लीस्ट टाइम में क्या होता है कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर जाती है जब आप किसी भी पेशेंट को रिससिटेट करते हो। यूरिन आउटपुट इंक्रीज होने से पता चलता है कि सक्सेसफुल रिससिटेशन है। स्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर एक पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर लो है, हार्ट रेट जो है ना उसका जब वो स्टैंड हुआ तो उसका इंक्रीज कर गया 120 पे चला गया। हार्ट रेट क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि वीनस रिटर्न डिक्रीज कर जाता है जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो। स्टैंडिंग पोजीशन में वीनस रिटर्न डिक्रीज होने की वजह से हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाता है, वीनस रिटर्न
डिक्रीज़ कर जाता है, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ कर जाता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है और पल्स प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन जो होती है 0.55 होती है। इजेक्शन फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से, और स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कार्डिक आउटपुट ओवर हार्ट रेट। तो कार्डिक आउटपुट यहाँ पे 5.6 था, डिवाइड किया हमने उसको हार्ट रेट 70 से, और तो हमारे पास 0.08 लीटर्स आ गया। उसको फिर हमने कन्वर्ट किया एमएल के अंदर, तो हमारे पास 80 आ गया, और फिर हमने 80 को स्ट्रोक वॉल्यूम 80 आ गया तो हमने डिवाइड कर दिया 160 से, तो 0.5 इजेक्शन फ्रैक्शन आ जाती है। अब जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो बैरोरिसेप्टर्स मैक्सिमली रिस्पॉन्ड करते हैं जब आपका रैपिडली इंक्रीज़ करता है ब्लड प्रेशर। अगर तेज़ी से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो बैरोरिसेप्टर्स को मैक्सिमली रिस्पॉन्ड करते हैं। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। जो मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई होती है वो लोकल मेटाबोलाइट से रेगुलेट होती है। मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई लोकल मेटाबोलाइट से रेगुलेट होती है। अगर एक पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है तो हार्ट रेट जो होता है ना वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज़ करता है, हार्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से, एज़ कम्पेयर टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब कंट्रैक्शन होती है ना तो उसके अंदर सार्कोमेयर की लेंथ डिक्रीज़ कर जाती है, आई बैंड डिक्रीज़ कर जाता है, एच जोन जो होता है वो डिसअपेयर कर जाता है, और जो ए बैंड होता है वो अनचेंज्ड ही रहता है। ए बैंड अनचेंज रहता है जब सार्कोमेयर की कंट्रैक्शन होती है। जो सेकंड हार्ट साउंड होती है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, सेकेंड हार्ट साउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। सी वेव हमें वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मिलती है। देखो सी से कॉन्ट्रैक्शन और सी से सी वेव, ठीक है। तो सी से कॉन्ट्रैक्शन हो गई और सी से सी वेव होगी, तो जो सी वेव होगी ना वो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मिलेगी, और जो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन के अंदर मिलती है वो वी वेव मिलती है। जो मीन आर्टरी प्रेशर का फॉर्मूला होता है इसमें हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर 1/3 पल्स प्रेशर को ऐड कर देते हैं, और जो अर्लीस्ट साइन है जिससे हमें पता चलता है कि सक्सेसफुल रिससिटेशन हुई है उसमें यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। स्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वीनस रिटर्न डिक्रीज़ कर जाएगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ कर जाता है, वीनस रिटर्न डिक्रीज़ कर जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है और पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। वीनस रिटर्न डिक्रीज़ होने की वजह से ही हार्ट रेट ज़्यादा होता है स्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर। इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल 0.55 होती है, और जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है कि आपने स्ट्रोक वॉल्यूम को डिवाइड करना होता है, सॉरी इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है आपने स्ट्रोक वॉल्यूम को डिवाइड करना होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से। तो उसके लिए पहले आपने स्ट्रोक वॉल्यूम को निकालना है। स्ट्रोक वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, कार्डिक आउटपुट को हार्ट रेट से डिवाइड कर देते हैं। बैरोरिसेप्टर्स मैक्सिमली रिस्पॉन्ड करते हैं जब रैपिडली इंक्रीज़ करता है ब्लड प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है कि हम डायस्टोलिक के अंदर 1/3 पल्स प्रेशर को ऐड कर देते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर के अंदर आपने 1/3 पल्स प्रेशर को ऐड कर देना है। जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो कार्डिक आउटपुट ओवर हार्ट रेट होता है, क्योंकि जो कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला होता है ना वो स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट से तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट आ जाता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, कार्डिक आउटपुट ओवर हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम हम कहते हैं। नोवल डिले एवी नोडल डिले के अंदर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग कर जाता है। जो एवी नोडल डिले होता है ना वो आपके पीआर इंटरवल से हमें नजर आता है, तो जितना ज़्यादा एवी नोडल डिले होगा उतना ज़्यादा आपको जो पीआर इंटरवल है प्रोलॉन्ग कर जाता है। वेंट्रिकल्स पर्किंजे फाइबर से डायरेक्टली स्टिमुलेट होते हैं। हार्ट रेट अगर डबल हो जाएगा तो कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है 0.4 सेकंड्स के अंदर। नॉर्मल हार्ट रेट 72 होता है और कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड्स का होता है। अगर हार्ट रेट डबल हो जाएगा तो जो कार्डिक साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो हाफ हो जाएगी, तो 0.4 सेकंड्स का कार्डिक साइकिल हो जाएगा जब हार्ट रेट डबल हो जाता है। कार्डिक आउटपुट हैवी एक्सरसाइज के अंदर वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी से ऑगमेंट होता है। वेंट्रिकल्स हमारे तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो वो ऑगमेंट होता है जब हम वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर प्रोड्यूस होती है। एक्टिन को जी लाइन के साथ अटैच करती है एक्टिनिन प्रोटीन। एक्टिनिन एक माइक्रोफाइलेमेंट प्रोटीन होती है जो कि एक्टिन को जी लाइन के साथ अटैच करती है। अब एक पेशेंट है वो स्टेयर से फ्लोर के ऊपर आया है, उसका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ कर गया है। इंक्रीज़ कार्डिक आउटपुट की वजह क्या होती है, कार्डिक प्री लोड ज़्यादा हो जाने की वजह से अ पर्सन वेंट टू फ्लोर फ्रॉम स्टेयर्स, ठीक है। स्टेयर से वो फ्लोर के ऊपर आया तो उसका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो गया। जो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, प्री लोड ज़्यादा हो जाने की वजह से कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाता है। जो प्री लोड होता है ना वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को शो करता है। तो जब प्री लोड ज़्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा। प्री लोड ज़्यादा होने की वजह से कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। प्री लोड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को शो करता है, और जब प्री लोड ज़्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा। प्री लोड जो होता है वो कार्डिक आउटपुट, प्री लोड जो होता है वो डिपेंड करता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के ऊपर, और जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है वीनस रिटर्न के ऊपर, ठीक है। जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है वीनस रिटर्न के ऊपर। तो जब आप स्टेयर से फ्लोर के ऊपर आओगे तो आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, आपका वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, आपका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, और प्री लोड ज़्यादा हो जाने की वजह से कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है जब आप फ्लोर के ऊपर जाते हो स्टेयर्स क्रॉस करने के बाद। हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाएगा तो आपकी स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग जो होता है फेज़ वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। कार्डिक साइकिल का जो इफेक्ट सबसे ज़्यादा फेज़ इफेक्ट होता है दैट इज़ स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है। जो स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, जो इसका लास्ट फेज़ होता है
कार्डिक साइकिल का, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है जब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। अगर तो ईसीजी के ऊपर हमें पी वेव एब्सेंट नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि एट्रियल सिस्टली हमें ईसीजी के ऊपर नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, कौन सा फेज़ हमें नज़र नहीं आता है जब पी वेव एब्सेंट होती है, तो हमें एट्रियल सिस्टली नज़र नहीं आती है जब पी वेव एब्सेंट होगी। पी वेव एब्सेंट होने का मतलब है कि हमें एट्रियल सिस्टली ईसीजी के ऊपर नज़र नहीं आ रही है। जो कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं, तो 2 कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं, एक ऑरिकुलर आर्टरी होती है, एक एविनोडल आर्टरी होती है और एक सेप्टल आर्टरी होती है। जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है हमने उसे कैलकुलेट करना है जब स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 70 हो और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो 50 हो। ठीक है, अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना, अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बताया हुआ, हमने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है कि आपने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस कर देना होता है। जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम में से, स्ट्रोक वॉल्यूम उसका दिया हुआ है कि 70 है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम उसका 70 है और जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज़, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम उसका है 50। ठीक है, तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो इसका फॉर्मूला होता है कि हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। तो जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और जो इंजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला था वो स्ट्रोक वॉल्यूम को हम डिवाइड करते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से। अब हमने कैलकुलेट जो करना है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम स्ट्रोक वॉल्यूम में एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम उसका 70 है और जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था उसका 50 था। तो 70 + 50 जब हम ऐड करेंगे तो 120 आंसर आ जाएगा, जो कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम में हमने ऐड कर देना है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को, तो हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आ जाएगा। गूज बम्स होते हैं इरेक्टर पिलाए मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और हमने पहले भी पढ़ा था अगर एक पेशेंट को सर्दी लग रही हो, शिवरिंग हो रही है, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होती है इरेक्टर पिलाए मसल्स की। जो कॉमन मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन होती है स्मूथ मसल्स के अंदर भी और स्केलेटन मसल के अंदर भी, दैट इज एक्टिन। ठीक है, एक्टिन एक ऐसी प्रोटीन है जो स्मूथ मसल्स के अंदर भी है और स्केलेटन मसल्स के अंदर भी है। इस कर लेते हैं कि जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है ना, वो डायस्टोलिक में जब हम 1/3 पल्स प्रेशर को ऐड करोगे तो मीन आर्टीरियल प्रेशर आता है। जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो कार्डिक आउटपुट ओवर हार्ट रेट होता है। एवी नोडल डिलेज होता है, उसके अंदर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग कर जाता है। वेंट्रिकल्स डायरेक्टली स्टिमुलेट होते हैं पकिंजे फाइबर से। हार्ट रेट अगर डबल हो जाएगा तो कार्डिक साइकिल हाफ हो जाता है, 0.4 सेकंड्स का हो जाता है। कार्डिक आउटपुट हैवी एक्सरसाइज के अंदर ऑगमेंट होता है, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्योंकि ज़्यादा हो जाती है एक्सरसाइज के दौरान। हैवी एक्सरसाइज में वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से कार्डिक आउटपुट ऑगमेंट होता है। जो सेकंड हार्ट साउंड होती है उसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है। एक्टिन अटैच करती है जी लाइन के साथ थ्रू एक्टिन इन प्रोटीन। और एक पेशेंट है वो स्टेयर से फ्लोर के ऊपर आया तो उसका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो गया। जो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है वो जब प्री लोड ज़्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा। और जो प्री लोड होता है वो एंड डायस्टोलिक लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का डिटर्मिनेंट होता है, और जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है उसको हम वीनस रिटर्न से डिटरमाइन करते हैं। तो वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्री लोड ज़्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा। हार्ट रेट जो होता है ना वो अफेक्ट करता है आपके, हार्ट रेट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो कार्डिक साइकिल का फेज इफेक्ट होता है दैट इज़ स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। अगर पी वेव नज़र नहीं आ रही है ईसीजी के ऊपर तो एट्रियल सिस्टली शो नहीं हो रही है ईसीजी के ऊपर। कॉरोनरी आर्टरीज में 2 कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं, ऑरिकुलर आर्टरी होती है, एक एविनोडल आर्टरी होती है और साथ एक सेप्टल आर्टरी होती है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम स्ट्रोक वॉल्यूम में ऐड कर देते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम स्ट्रोक वॉल्यूम में ऐड कर देते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को। तो स्ट्रोक वॉल्यूम में जब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आ जाता है। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसमें हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से माइनस कर देते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को। गूज बम इरेक्टर पिलाए मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, और स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और स्केलेटन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो कॉमन प्रोटीन होती है दैट इज़ एक्टिन प्रोटीन।